हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 मॉडर्न विद्या मंदिर स्कूल है और क्लास 12 है, थर्ड चैप्टर है आपके लिए पॉलिटिकल साइंस। तो आज हमारा टॉपिक है नियोजित विकासशील राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो पहले बच्चों हम इसके समरी देखेंगे, इसमें आपको आगे क्या क्या पढ़ना है बच्चों को। नियोजन नियोजन का अर्थ क्या है? नियोजन का अर्थ है कि हमने कम से कम व्यय यानी कम से कम खर्चे में और जो हमारे पास उपलब्ध साधन है यानी जो हमारे पास अवेलेबल साधन है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने एम पे पहुंचना है। ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है उनको यानी हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके बाद अच्छे नियोजन के लिए हम क्या करेंगे, लक्षण हम उद्देश्य बनाएंगे कि क्या उद्देश्य है, उनके साधनों की व्यवस्था करेंगे, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है और उसमें कोऑर्डिनेशन समन्वय कितना है और उसके पद सोपान यानी कि स्टेप्स डिसाइड करेंगे किस स्टेप से हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। और निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी यानी कि हम जब भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो जो उसके हमारे स्टेप्स हैं उनमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए यानी कि बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और उसमें भारत के सर्वांगीण विकास के लिए 5 वर्षीय योजनाएं अपनाई जाती हैं यानी कि भारत में जो भी 5 वर्षीय योजनाएं लागू हो रही हैं उनको भारत के सर्वांगीण विकास के लिए लागू करना है। और भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं जैसा कि आप सभी बच्चों को पहले पता है। ठीक है बच्चों। और इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, ड्यूरेशन क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ये आप जानते हो। यस, अप्रैल 2012 से लेके मार्च 2017 तक। वेरी गुड। ये और इसके बाद भारत में नए सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर में कितना विस्तार हुआ है और नए आर्थिक स्तर की क्या उत्पत्ति हुई है भारत, ये सब हमने इस चैप्टर में देखना है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के उदय के कई कारण हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर कैसे ऊपर हुए हैं, उसके क्या रीजंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे राज्य के बढ़ते दायित्व, राज्य की क्या, एक राज्य के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और निजी क्षेत्र यानी कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है उसमें कितने प्रॉफिट है, उसमें कितना बैलेंस है, कितना संतुलन है, हमारा आर्थिक विकास कितना हुआ है, हमारी मांग और पूर्ति यानी कि डिमांड और सप्लाई में बैलेंस कितना है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों ने विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है यानी कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में काफी विकास हुआ है जिसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। पब्लिक सेक्टर में कुछ समस्याएं भी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कुशल प्रबंधन यानी कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। जैसे कर्मचारी हैं उनमें अनुशासन नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है। डिसिप्लिन तो आपको ही पता है, डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा जब तक कोई भी काम पूरा नहीं होगा। डिसिप्लिन की कमी होती है, कई बार कार्यकुशलता की कमी होती है यानी कि वो जो कर्मचारी होते हैं वो इतना एक्सपर्ट नहीं होते हैं। और इसके बाद प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है यानी कि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन तो हर सेक्टर में जरूरी है, जब तक कंपटीशन नहीं होगा जब तक कोई अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देगा। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी चीज क्या होती है सेक्टर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक कोई भी व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व को नहीं समझेगा जब तक वो कार्य पूर्ण कैसे होगा यानी कि वो सक्सेस कैसे होगा, तो ये सबसे बड़ी कमी होती है। तो ये कुछ कमियां, कुछ समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। और आप सभी जानते हो कि भारत में हरित क्रांति की स्टार्टिंग कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी? हाँ जी, यस। तो 1960 के दशक में स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट टाइम 1960 में हरित क्रांति शुरू हुई थी। और हरित क्रांति के 3 तत्व थे। कृषि एक था, कृषि का निरंतर विकास, तो कृषि तो इसमें फर्स्ट स्टेप है और उसका कंटिन्यूटली उसका विस्तार करना। दूसरा दोहरी फसल का उद्देश्य यानी एक साथ 2 फसलें, दोहरी फसल। और तीसरा अच्छे बीजों का प्रयोग यानी कि बेटर क्वालिटी के बीज यूज करेंगे। हरित क्रांति से उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि, फसल क्षेत्र में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के बाद क्या हुआ बच्चों, एक तो उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन का रिकॉर्ड टूट गया क्योंकि अच्छे बीज यूज हो रहे थे, दोहरी फसल हो रही थी, निरंतर विकास हो रहा था, उसकी वजह से उत्पादन में वृद्धि होने लगी। उसके बाद फसल में वृद्धि होने लगी, अच्छी ग्रोथ होने लगी, अच्छी प्रोडक्शन होने लगी। प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ,
जो हमारी इंडस्ट्री थी, उद्योग थे, उसमें भी विकास होने लगा और जो हमारे बुनियादी ढांचे थे उनमें भी विकास होने लगा। ओके स्टूडेंट्स, और हरित क्रांति की कुछ कमियां भी रही जो हमें पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी, जैसे खाद्यान्न संकट बना रहा था, खाद्यान्न पूरी तरह से अवेलेबल नहीं थे और इसका ज्यादातर लाभ उत्तरी राज्यों को मिला, उत्तरी क्षेत्रों में ही इसका लाभ मिला। जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम, ये था हमारा समृद्धि की चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा बयान सही है? फर्स्ट है आपका, यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था, और सेकंड है आपका, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। थर्ड है, इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी, और फोर्थ है, इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ख, सेकंड वाला, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? क, नियोजन, सेकंड है उदारीकरण, थर्ड है सहकारी खेती, और फोर्थ है आत्मनिर्भरता। तो इसमें सेकंड है उदारीकरण। ओके स्टूडेंट्स, भारत में, थर्ड क्वेश्चन है आपका, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है बॉम्बे प्लान से, सेकंड है सोवियत खेमे के देश के अनुभवों से, थर्ड है समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, फोर्थ है किसान संगठनों की मांगों से, और इसमें है क है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपकी जिसमें कि ख और ग, और सेकंड है सिर्फ क और ख, और थर्ड है सिर्फ ख, ग, घ और ग, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है घ, यानी उपरोक्त सभी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का मेल करें। तो इसमें फर्स्ट है आपका चरण सिंह, सेकंड है पीसी महालनोबिस, थर्ड है बिहार का अकाल, और फोर्थ है वर्गीस कुरियन। और इसको मैच करना है, फर्स्ट ऑप्शन है औद्योगिकरण, तो इसको मैच करेंगे, चरण सिंह के साथ है किसान, पीसी महालनोबिस के साथ है औद्योगिकरण, बिहार का अकाल के साथ है जोनिंग, और वर्गीस कुरियन के साथ है सहकारी डेयरी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया था? यानी जब आजादी हुई तो विकास के लिए क्या क्या मतभेद पाए गए थे और उनको सुलझाया गया था या नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर है, आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद कायम था, यानी कि विकास किस तरह से होगा। विकास के संबंध में मुख्य मुद्दा यह था कि विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया जाए, यानी विकास के लिए किस मॉडल का प्रयोग किया जाए, और विकास के लिए पूंजीवादी मॉडल होना चाहिए या विकास का साम्यवादी मॉडल होना चाहिए। और पूंजीवादी मॉडल के समर्थक देश के औद्योगिकरण पर अधिक बल देते थे, जबकि साम्यवादी मॉडल के समर्थक थे वो क्या कहते थे कि कृषि के विकास और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना आवश्यक है। इन परिस्थितियों में क्या हुआ था कि सरकार दुविधा में पड़ गई थी कि क्या करना चाहिए, इसके लिए कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए। परंतु जब बातचीत की गई, आपसी सहमति हुई, तो एक रास्ता अपनाया गया कि दोनों मॉडल को मिक्स कर लो और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए। तो दोनों मॉडल यूज होते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है बच्चों, पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना में किन अर्थों में अलग थी? तो बच्चों इसमें पहली योजना में क्या था, कृषि क्षेत्र पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था, क्योंकि ये हरित क्रांति थी, तो इसमें स्टार्टिंग में ओनली कृषि पे ही जोर दिया जाता था, उसी पे जोर देते थे। और भारत के विभाजन के बाद कृषि पर क्या हुआ, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, विभाजन हो गया, कृषि बुरी तरह से नीचे की तरफ जाने लगी थी। उसमें क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास को महत्व दिया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी
पंचवर्षीय योजना में प्रमुख अंतर यह था कि जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर अधिक जोर देती थी, वहीं दूसरी में उद्योगों पर दिया गया। प्रथम में सिर्फ कृषि का ध्यान रखा गया, लेकिन दूसरी में उद्योगों का मुद्दा भी सामने आया और हमने उसको ऊपर उठाने के लिए उसको भी इसमें शामिल किया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, हरित क्रांति तथा इसके राजनीतिक कुप्रभावों का वर्णन करें, या हरित क्रांति किसे कहते हैं और इसके राजनीतिक प्रभावों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन दोनों एक ही हैं, इस टाइप से भी आ सकता है और इस टाइप से भी। तो हरित क्रांति के राजनीतिक प्रभाव और मीनिंग तो आपको एक्सप्लेन हो ही गया है बच्चों। तो इसके क्या प्रभाव थे वो आप देखिए। हरित क्रांति के निम्नलिखित राजनीतिक प्रभाव थे। फर्स्ट क्या था, हरित क्रांति के कारण पंचवर्षीय योजना को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। हरित क्रांति के लिए क्या किया कि पंचवर्षीय योजना को कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया। और हरित क्रांति के समय भारत में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, राजनीतिक उथल पुथल आ गई थी। हरित क्रांति के दौरान क्या हुआ था, उस दिन चुनाव हुए थे और चुनावों के परिणाम स्वरूप कई राज्यों में क्या था, गठबंधन सरकारों का निर्माण हो गया था, जिसका असर पंचवर्षीय हरित क्रांति पर पड़ा था। और हरित क्रांति के दौरान दल बदल को भी बढ़ावा मिला था। हरित क्रांति के दौरान प्रशासनिक भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि गठबंधन की सरकारें आ गई थी तो करप्शन भी बहुत ज्यादा हो गया था। इस वजह से उस पर बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव पड़े हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विकास का अर्थ बताइए और विकास के मुख्य उद्देश्य क्या है, वर्णन कीजिए। तो विकास क्या है? विकास क्या है, एक बहुत ही व्यापक धारणा है और जो सार्वभौमिक है, जो कि सब जगह सभी को पता है और सब जगह प्रयोग की जाती है, जिसको अलग अलग अर्थों में भी लिया जाता है। कुछ इसका किसी तरह से अर्थ प्रयोग करते हैं और कुछ लोग किसी और तरह से। आज के समय में क्या है, भौतिकवादी युग है। व्यक्ति और समाज के विकास की अवधारणा का अर्थ है आर्थिक। वैसे तो अभी तक क्या था कि भौतिक युग है और अभी तक विकास को भौतिक रूप में ही लिया जाता था और आर्थिक विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक विकास होता था, यानी कि सिर्फ आर्थिक रूप से ही ऊपर उठना। लेकिन अलग अलग परिभाषाएं देखी गई तो उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि विकास एक बहुत बहुपक्षीय प्रक्रिया है, यानी कि विकास सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं होना चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी कि चहुमुखी विकास होना चाहिए, हर चीज में विकास होना चाहिए, जिसमें ढांचों में, स्ट्रक्चर में, दृष्टिकोण में सबसे बड़ी बात होती है कि दृष्टिकोण में विकास होगा तभी चहुमुखी विकास होगा। और उसके बाद संस्थाओं में परिवर्तन होना चाहिए विकास के लिए, जो बहुत जरूरी है। उसके अलावा आर्थिक संपदा में भी परिवर्तन होना चाहिए। असमानताओं में कमी होनी चाहिए, असमानताएं बहुत ज्यादा है, जब उनमें कमी होगी तभी हम विकास करेंगे। और निर्धनता बहुत बड़ी कमी है विकास के लिए, तो उसमें उन्मूलन जरूरी है। और उसके अलावा पुराने यानी परंपरागत समाज से आधुनिक विकसित समाज में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, यानी कि पुराने समाज को जब आधुनिक समाज में विकसित करेंगे तो उस प्रक्रिया को हम विकास करेंगे। लेकिन वो विकास कैसे होगा, चहुमुखी, सभी ओर से होगा, ना कि सिर्फ आर्थिक। पहले था जो विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक था, लेकिन आजकल बहुपक्षीय विकास की जरूरत है। तो इसके लिए आगे जो हमारी डेफिनेशंस हैं वो आप लर्न कर सकते हो। इसमें एल्फ्रेड और डायमंड की मेन डेफिनेशन है। उनके अनुसार राजनीतिक विकास क्या था, वो एक प्रक्रिया थी, वो एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के नए प्रकार के लक्ष्यों को निरंतर सफल रूप में प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है। ओके स्टूडेंट्स। और सेकंड है चतुर्वेदी की। इस परिभाषा में क्या है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। और विकास का उद्देश्य है, इसमें क्या होता है कि समाज के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। और वो उद्देश्य क्या है, एक प्राचीन और पिछड़ी व्यवस्था को आधुनिक व्यवस्था में बदलना, यानी पुरानी व्यवस्था को नई व्यवस्था में लेके आना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है। अब इसके अलावा थर्ड है ल्यूसियन पाई। तो ल्यूसियन पाई क्या कहते हैं, राजनीतिक विकास क्या है, एक संस्कृति का विकलन है, यानी संस्कृति को बांटना और जीवन के प्रतिमानों के अनुसार के नए भागों के अनुकूल बढ़ाना, यानी जीवन के प्रतिमानों को जैसे कि आजकल के वर्तमान के अनुकूल बढ़ाना, उनका विकास करना, उन्हें उनके साथ मिलाना और उनके साथ तालमेल बिठाना, सामंजस्य बिठाना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करना। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया। अब है हमारे पास विकास के उद्देश्य।
विकास के मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास के इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी हमारी कम से कम आवश्यकता है जो उनकी पूर्ति हो। तो विकास में सबसे पहले क्या है कि प्रथम महत्वपूर्ण लक्ष्य गरीब जनता की आवश्यकता की पूर्ति करना है। सबसे पहले विकास क्या है? जो गरीब है उनको ऊपर उठाना। जब तक वो ऊपर नहीं उठाएंगे तो हम विकास की कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गरीब जनता है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, उसके बाद ही विकास के बारे में सोच सकते हैं। चिकित्सा, दूसरा है हमारा चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ाना, यानी कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करवाना। उसके बाद है स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना। पेयजल, पीने का पानी, जब तक वो स्वच्छ पानी लोगों तक नहीं पहुंचेगा जब तक हम विकास कैसे सोच सकते हैं? लोगों की आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स यानी कपड़ा, मकान, भोजन, ये सब पानी उनको पहुंचाना। अब सेकंड है बच्चों, गरीबी व बेरोजगारी को दूर करना। ठीक है, उसमें क्या है, गरीबों की आवश्यकताएं तो पूरी कर दी, लेकिन उनकी गरीबी को दूर भी करना है। वो कैसे होगा? जब तक वो बेरोजगार हैं, जब तक गरीबी दूर नहीं होंगी। तो बेरोजगार लोगों के लिए क्या करना है? पिछड़े तथा विकासशील देशों का महत्वपूर्ण लक्ष्य आर्थिक पुनर्निर्माण करके गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करना है। तो कैसे करेंगे? उनका आर्थिक पुनर्निर्माण करेंगे और उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। थर्ड है हमारा प्राकृतिक साधनों का विकास। तो विकासशील देशों के लिए मुख्य लक्ष्य क्या होता है? नेचुरल सोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक साधन है जो हमारे पास, उनका विकास करना। ठीक है, और उससे हम अपने देश का आर्थिक और चहुमुखी विकास कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फोर्थ पॉइंट है हमारे पास विकास की ऊंची दर। अब विकास की एक दर होती है, आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए आर्थिक विकास की ऊंची दर को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यानी कि पहले हम एक गोल डिसाइड करेंगे और उसको अचीव करेंगे ताकि विकास की ऊंची दर प्राप्त हो सके। इसके लिए जरूरी है राष्ट्रीय आय यानी कि हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाना और शुद्ध प्रति व्यक्ति आय यानी कि नेट यानी कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आत्मनिर्भरता, यानी लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। तो वो कैसे होगा? लोगों को व्यवसाय उपलब्ध करवाना। जो अल्प विकसित देश हैं, छोटे देश हैं और जो विकासशील देश हैं, उनका लक्ष्य अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना होता है, यानी कि उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। उसके अलावा 6 पॉइंट है समाज कल्याण के कार्य। तो विकास के लिए ये भी मेन पॉइंट है, यानी कि समाज में कल्याण के कार्य किए जाने चाहिए। विकासशील देश के लोगों के आर्थिक तथा समाज कल्याण के कार्यों को निम्न स्तर के लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं। यानी जो विकासशील देश हैं वो क्या करते हैं? समाज कल्याण के जो कार्य होते हैं उनको निम्न यानी नीचे तक के लोगों तक पहुंचाते हैं, यानी कि ऊपर के तबके तक ही पहुंचाया जाए, एक एक व्यक्ति तक उसे पहुंचाना चाहिए, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और गरीब जो लोग होते हैं, गरीब वर्ग होता है और उसके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए सरकार को भारी निवेश करना होता है। यानी कि गरीब लोगों के लिए जो पैसा निवेश करेंगे और उसके वो पैसे उनके लिए यूज करेंगे जब भी वो ऊपर उठ पाएंगे, उसके लिए विशेष नीति अपनानी होती है। उसके अलावा क्या होता है? विश्व में अनेक देशों में बेकारी भत्ता दिया जाता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है, तो वो भी देना पड़ेगा विकास करने के लिए। इसके अलावा विश्व के अनेक विकसित देशों में बेरोजगारों को बेकारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा जो कि हमारे इंडिया में भी है, वो जरूर देनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही विकास हो सकता है। शिक्षा मेन पॉइंट है विकास के लिए, और निःशुल्क और अनिवार्य होगी वो जब ही जन जन तक पहुंचेगी। इसके अलावा वृद्धों को पेंशन दी जानी चाहिए और बहुत सी सुविधाएं दी जानी चाहिए, और इसके अलावा विकासशील देश इन सुविधाओं को देने का प्रयास कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकतंत्रीय पद्धति से विकास। लोकतंत्र पद्धति से विकास द्वारा ही विकास कार्य किए जाने चाहिए, यानी कि जो भी विकास कार्य हैं उसमें लोकतंत्र के नियमों का विशेष रूप से पालन किया जाना चाहिए। लोकतंत्र विकास का विरोधी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के साथ ही चलकर हमें विकास करने होंगे, उसके साथ कोई विरोध नहीं होना चाहिए। और ये ठीक है कि अधिनायकवादी देशों में विकास की गति तीव्र होती है। बहुत से देशों में क्या होता है कि विकास की गति तीव्र होती है और अधिनायक विकास की जो दिशा तय करते हैं उसी दिशा में विकास होता है, परंतु अधिनायकवादी देशों में जन सहयोग के
अभाव में विकास में जनता की ना तो रुचि होती है और ना ही विकास के लाभ का आम जनता तक पहुंचता है, क्योंकि उन देशों में क्या होता है, लोकतंत्र नहीं होता है, लोकतंत्र का ही प्रयोग नहीं होता है, तो आम जनता उसमें सहयोग नहीं देती है, जिसकी वजह से विकास तो होता है लेकिन वो ना तो आम जनता तक पहुंचता है और ना आम जनता क्या करती है, उसमें किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है। ठीक है बेटा। और उदाहरण के तौर पे जैसे साम्यवादी देशों में विकास के प्रतिमानों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है तथा जबकि वास्तविकता बिल्कुल उसके विपरीत होती है, यानी उसमें क्या करते हैं कि विकास को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। और विकास जन सहयोग से ही होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, विकास जन सहयोग से होगा जब भी वो लोकतंत्र बनाया जाएगा और जब भी आम जनता उसमें इंटरेस्ट लेगी और जब भी उसका जो लाभ है वो आम जनता तक पहुंचेगा और सब में बराबर बांटा जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के 4 उद्देश्य लिखिए। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य है, प्रथम योजना का सर्वप्रथम उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध तथा देश के विभाजन के फलस्वरूप देश में जो आर्थिक अव्यवस्था तथा संतुलन पैदा हो चुका था उसको ठीक करना। यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है उसके बाद देश में क्या हुआ था, कुछ आर्थिक असंतुलन हो गया था, उसको सबसे पहले ठीक करना जरूरी था, क्योंकि जब तक वो नहीं ठीक करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद सेकंड क्या है इसका, प्रथम योजना का उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य देश में सर्वांगीण संतुलित विकास का प्रारंभ करना था। यानी कि देश में चहुमुखी विकास और बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि राष्ट्रीय आय बढ़ सके, जिसका लोगों तक लाभ पहुंच सके और लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। यह आर्थिक विकास जो हमारे प्रचलित सामाजिक और आर्थिक ढांचे में सुधार लाकर किया जा सकता था। यानी कि जो हमारी आर्थिक व्यवस्था थी उसमें सुधार लाना जरूरी था, जब भी यह विकास किया जा सकता था। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, योजना का तीसरा उद्देश्य क्या था, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करनी, सबसे ज्यादा उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना और आर्थिक विषमता यानी आर्थिक जो असमानता थी उसको कम करने की कोशिश करना, उसी के बाद विकास संभव था। और प्रथम योजना का उद्देश्य मुद्रास्फीति के दबाव को कम करना था, क्योंकि उस टाइम मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो उसको कम करना जरूरी था। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य लिखिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि की जाए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय आय को बढ़ाया जाए और लोगों के रहन सहन को सुधारा जाए, उसके स्तर को ऊंचा किया जाए। ठीक है। और उसके बाद है, देश का औद्योगिक विकास तीव्र गति से किया जाए, जो देश का औद्योगिक विकास है उसको तेजी से किया जाए और इसके लिए बेसिक नीड्स जो हमारी होती हैं, भारी जो बड़े उद्योग हैं उनके विकास पर बल दिया गया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे, रोजगार के अवसरों में अधिक से अधिक, यानी कि रोजगार के जो अवसर हैं वो अधिक से अधिक उपलब्ध कराए जाएं ताकि लोग ऊपर उठ सकें। उसके अलावा फोर्थ क्या था हमारा, धन और आय के बंटवारे में असमानता को कम करना, यानी धन और आय में क्या है, जो लोगों में असमानता थी, कहीं कम था कहीं ज्यादा था, उसको बराबर बांटा जाए ताकि सभी लोग समान रूप से चलें। इसके लिए आर्थिक सत्ता को विकेंद्रित किया गया था, यानी कि उसको फोकस किया गया था। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के 4 उद्देश्य लिखें। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि दर 5% से अधिक किया जाए। राष्ट्रीय आय जो हमारी है उसकी वृद्धि दर को 5% से ज्यादा होनी चाहिए। इसमें भी राष्ट्रीय आय पे फोकस किया गया था, लेकिन इसमें ये डिसाइड करना था कि कितनी आय बढ़ानी है, कम से कम 5% तो होनी चाहिए और उससे ज्यादा भी होनी चाहिए। और उसके अलावा जो विनियोग है वो इस प्रकार से हो कि यह विकास दर आगामी, ताकि ऐसा विनियोग हो कि आगे जो पंचवर्षीय योजना होंगी उसमें भी अवेलेबल हो सके, उसको भी उसमें भी यूज कर सके। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाए, यानी खाद्यान्न है हमारे उसमें आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। और कृषि में विकास किया जाना चाहिए, कृषि और उद्योग में विकास होगा जब ही हमारा विकास होगा, तो इन चीजों को तो पहले ध्यान में रखा जाता है। और इसमें उद्योगों तथा निर्यात की आवश्यकताएं पूरी की जा सके, पूरी होनी चाहिए, उद्योग और निर्यात की सारी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों थर्ड पॉइंट है हमारा, हमारी आधारभूत उद्योग, बेसिक जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उसमें इस्पात है, केमिकल उद्योग है, ईंधन है और विद्युत उद्योगों का जो है विस्तार किया जाना चाहिए, उनको बढ़ाया जाना चाहिए।
उन पे फोकस किया गया था। और मशीन निर्माण की क्षमता को इस प्रकार बढ़ाया जाए कि आगामी अगले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर हो जाएं, तथा औद्योगिक विकास के लिए भविष्य में क्या होना चाहिए, मशीनरी आवश्यकताएं पूरी हो सके, यानी कि जितने उद्योग हैं उनके लिए जो मशीन की जितनी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। अब हमारे आगे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 10th है हमारा एमसीक्यूज। भारत में योजना आयोग की कब नियुक्ति हुई? तो इसमें बी है 1950। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन है, योजना आयोग किस तरह की संस्था थी? क्या इसका फर्स्ट पॉइंट है असंवैधानिक, बी है गैर असंवैधानिक, सी है संवैधानिक और डी है अति संवैधानिक। तो इसका आंसर है डी अति संवैधानिक। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नियोजन की उपलब्धि है? तो हमारा फर्स्ट है इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि, सेकंड है हमारा सामाजिक विकास, थर्ड है उत्पादन में वृद्धि और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है समाजवाद हमारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। ये शब्द किसने कहे थे? फर्स्ट है महात्मा गांधी ने, सेकंड है सरदार पटेल ने, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू ने और फोर्थ है डॉक्टर कौस्की ने। तो इसका आंसर है थर्ड जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1992 तक भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो फर्स्ट है इसमें साम्यवादी व्यवस्था, सेकंड है पूंजीवादी व्यवस्था, थर्ड है समाजवादी व्यवस्था और फोर्थ है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर है डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोवियत रूस ने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया था? तो फर्स्ट है समाजवादी मॉडल, सेकंड है पूंजीवादी मॉडल, थर्ड है मिश्रित मॉडल और फोर्थ है कल्याणकारी मॉडल। तो इसका आंसर है समाजवादी मॉडल, उन्होंने समाजवादी मॉडल अपनाया था। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग की स्थापना की गई? फर्स्ट है नीति आयोग की, सेकंड है पानी आयोग, थर्ड है केंद्र आयोग और फोर्थ है राज्य आयोग। तो इसका आंसर है फर्स्ट नीति आयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की विकास योजना का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है आर्थिक विकास, सेकंड है आत्मनिर्भरता, थर्ड है सामाजिक विकास और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है फोर्थ उपरोक्त सभी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 जनता योजना के जनक थे, ये किसने कहा? ए है फर्स्ट है मोंटेक सिंह, सेकंड है मनमोहन सिंह, थर्ड है मोरारजी देसाई और फोर्थ है एम एन रॉय। तो इसका आंसर है फोर्थ एम एन रॉय।